सो वेलकम यू ऑल, वेलकम एवरीवन। जस्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन हिंदी का, जो है वीर भूमि पर कुछ दिन। तो वीर भूमि के कुछ दिन हम लोग जानने वाले हैं, राइट। तो यह इनके जो लेखक है वो है रुक्मिणी संगल। तो रुक्मिणी संगल का परिचय हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो परिचय ये है कि देखो, just hold on। हाँ, तो देखो परिचय ये है कि 1 सितंबर 1945, तो हाँ के तो बुल्ढाना में उनका ये हुआ था, उत्तर प्रदेश। इस जगह पे हम देख पा रहे कि वे पैदा हुए थे और उनका जन्म हुआ था, राइट। सो आगे का हम लोग देखते हैं, राइट। तो जस्ट होल्ड ऑन। ओके, कूल। या सो आगे बढ़ते तो दिस इज द थिंग। तो परिचय में उनका देखते थे विभिन्न पत्रिकाओं के में स्वतंत्र लेखन। तो उन्होंने हर एक कई न्यूज़पेपर और ऐसे देख सकते हैं, उनमें उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है। तो देखते हैं आगे उनके बारे में छोटे से। दैनिक के काव्य में जीवन मूल्यों पर विषय पर शोध प्रबंध। तो दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य पर विशेष शोध प्रबंध उन्होंने किया है। तो अभी इस पार्ट में, इस लेसन में हमको क्या दिया है उसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। देखो हम लोग अगर टाइटल के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो टाइटल इज सेड कि वीर भूमि पर कुछ नहीं। तो मतलब हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कुछ तो एक अलग है और कुछ तो अलग हमको यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस दैट वी विल सी। तो देखो इस पार्ट में बेसिकली क्या दिया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो देखो यात्रा वर्णन। तो पहली जगह गद्य संबंधी। तो इस पार्ट में हमें क्या दिखा है उसके बारे में हम लोग देखें। यात्रा वर्णन मतलब बेसिकली यहाँ पे एक जर्नी, एक टूरिस्ट जर्नी काइंड ऑफ हमें यहाँ पे एक चित्रण दिखेगा। तो इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन को अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला और ये का ओके पर्यवेक्षण, स्नान का विशेष नाम और आदि के लगनपूर्वक वर्णन किया जाता है। तो देखो यहाँ इस पार्ट में हमें दिखाया जाएगा कि ये जो पार्ट है वो एक टूरिस्ट रिलेटेड और एक जर्नी रिलेटेड है। तो उस जर्नी को हम लोग आगे देखते हैं और बढ़ते हैं कि लेखक और हमारे जो रुक्मिणी संघल है, उन्होंने कहाँ और कौन सी जगह पे उन्होंने विस्तार किया। तो लेट्स गो फॉर द जर्नी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस जर्नी के तरफ। तो पहले बार हम लोग देखते हैं, दैट इज गाड़ी अपनी गति से। तो अभी मैं हम लोग लेसन के लिए चालू कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं। सो गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नौगढ़ पहुंचे। यह से मोड़ते हुए सॉरी यह से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हो। तो देखो उनकी जर्नी बेसिकली कैसे चल रही है। देखो पंजाब और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान। आप अपना भारत का नकाशा याद करो, भारत देश का नकाशा याद करो, तो आपको पता चलेगा पंजाब कहाँ है और राजस्थान कहाँ है। तो पंजाब राजस्थान की ओर से वो पंजाब से राजस्थान और घूमते घूमते पंजाब से उसे सर राजस्थान आ रहे थे। हाँ बोलो। सर तुमचा आवाज कमी येतोय। हेलो, आता येतोय सर तुमचा व्यवस्थित? आवाज कमी येतोय. आता येतोय? कमी येतोय थोडा. ओके, तो बेटा तुझा मोबाईलचा आवाज वाढून बघ. फुल आहे माझ्या मोबाईलचा आवाज. ओके 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 ओके, थांब 2 मिनिटात, 2 मिनिटामध्ये येईल तुला आवाज. या, आता येतोय व्यवस्थित, सगळ्यांना आवाज येतोय? ऑलराइट, सो लेट्स सी सर आपण. आवाज येत नाही. हॅलो सर, स्क्रीन दिसत नाही आहे. ऑलराइट, कोण म्हणतंय स्क्रीन दिसत नाही आहे? 2 मिनिटं होल्ड ऑन. आपण परत चालू करूया स्क्रीनकडे बघायला. सो आपण बघा, आपण ओके गुड. आय होप सगळ्यांना दिसत असेल. सो लेट्स बिगिन विथ द जर्नी. आपण जर्नीला आपण सुरुवात करूया. ओके, सो लेट्स गो. लेट्स बिगिन विथ द जर्नी. आता आपण वळू ह्या पाठाकडे. सो बघा गाडी, ओके, सो गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर से होते हुए वो नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुंचते तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए थे। तो देखो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है कि
हमारे जो लेखक है वो पंजाब से होके राजस्थान आ रहे थे। तो देखो भटिंडा इज द प्लेस इन पंजाब, सो भटिंडा ये पंजाब की जगह है। फिर हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर, ये जो जगह है वो राजस्थान में है, राइट। और जो राजस्थान में आई थी हमारी जो लेखिका है वो घूमने के लिए, तो मेड़ता ये इस जगह पे पहुंचे तो उन्हें लगा कि वापस पंजाब में आ गए, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन पशुधन की दृष्टिगोचर होने लगे थे। दृष्टिगोचर मीन्स व्हाट, कि वो लोग दिखने लगे थे। तो देखो, जैसे हम लोग को पता है कि राजस्थान में बेसिकली राजस्थान एक रेगिस्तान की तरह है, तो बराबर वो डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट में हमको रेत दिखती है। बट मेड़ता में आते हुए हमको थोड़ी हरियाली दिखती है, हरा-भरा प्रदेश दिखता है, तो उन्हें लगा कि पंजाब की तरह ही है, तो वापस पंजाब में, तो उन्होंने एक वर्णन किया वैसा। तो सायंकाल होते-होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया था। तो उनका जो डेस्टिनेशन था, ओके सिमरन टेल मी, काय आलं? सर स्क्रीन दिसत नाही हो. ओके. ओके. आता दिसतंय व्यवस्थित? दिसेल, 2 मिनिटं थांबतो. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल त्याच्या कारणाने पण दिसत नसावा. तर दिसेल, डोंट वरी, दिसेल. सो जस्ट अटेन्शन कर, कारण पुस्तक आपल्याकडे आहे. पुस्तकामध्ये वाचलं तरी बेटर. तर तुम्ही फक्त आता जाणून घ्या काय मी बोलतोय ते आणि कोणत्या कशा प्रकारे वर्णन केलंय तेवढं फक्त जाणून घ्या. नंतर तुम्ही रीड कराल तर यू विल गेट दॅट पॉइंट्स. तुम्हाला ते पॉइंट्स क्लिअर होतील. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. तर आपण पुढे वळूया. तो सायंकाल होते-होते अपना गंतव्य मीन्स व्हाट, डेस्टिनेशन स्टेशन दैट इज जोधपुर, जोधपुर आ गया था। और आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। ये भी सायंकाल हो चुका था, तो स्टेशन के सिमन समीन होटल पे, मतलब समीप होटल पे, मतलब आसपास का होटल में उन्होंने कमरा मिल गया। तो सामान वहां रखकर छोड़ा और तरोताजा हो चुके हैं, राइट। सो 22 दिसंबर, मतलब उन्होंने क्या किया कि जोधपुर आए और जोधपुर के स्टेशन के नजदीक का जो होटल रहेगा वहां पे उन्होंने रूम बुक किया खुद के लिए, और उस रूम में उन्होंने आराम किया और फ्रेश तरोताजा हो गए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने वहां पे रात गुजारी थी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। 22 दिसंबर को अल्पाहार कर, मतलब हम लोग जो ब्रेकफास्ट वगैरह बोलते हैं, सुबह का थोड़ा सा खाना करके एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल दैट इज उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। तो देखो, अब मेरे को एक बोलना है कि ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जो जो जगह है वो जगह हम भी खुद से जाके देखेंगे, खुद से जाके देखेंगे मतलब उसका फोटोज वगैरह देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, जितना उन्होंने जानकारी दी उसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे, राइट। तो देखो, तो हम लोग जा रहे वाले तो 22 दिसंबर को अल्पाहार कर कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल दैट इज उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशाल मत भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उसे उम्मेद भवन कहते हैं। सो देखो, अभी देखो, हाँ, उम्मेद भवन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी दी, तो विश्व का सबसे एक विशालकारी भवन है। उनको महाराज उम्मेद सिंह द्वारा ने बनाया था, इसलिए उसे उम्मेद ऐसा कहा जाता है। सो देखो, तो देखते उम्मेद भवन एग्जैक्टली दिखता है कैसे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे फोटो दिख रहा है हम सबको, सभी को एक, हेलो, हेलो, somebody respond। और हाँ फोटो दिख सर. रहा है, या गुड। सो ये जो फोटो अभी हो हम हो. लोग दिख रहे हैं, हम सब लोग ये जो फोटो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जब भी आप लेसन रीड करोगे ना, तो उसके रिलेटेड कौन सी जगह कहाँ पे है वो आप देखोगे खुद से और फोटो देखोगे, तो वैसे ही हम लोग वो स्टडी करेंगे। वी आर नॉट गोइंग फॉर दी डायरेक्टली बाय द बुक, मतलब सिर्फ बुक पढ़ के हम लोग देखने वाले नहीं, तो फोटोज उससे रिलेटेड कौन से वो भी देखेंगे। तो देखो, ये जो उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन हमें दिखता ऐसे, दिखने के लिए ऐसा है, राइट। तो देखो, इसकी विशालता है कितनी बड़ी है। और ये जो भवन है, जो राजा उम्मेद सिंह इनके द्वारा, मतलब इन्होंने बनाया, इसलिए उसको नाम दिया था उम्मेद भवन। तो देखो, हमारे भारत में भी ऐसी कुछ जगह है जो विश्व के बोलते हैं ना, एक ग्लोबलाइज है। ग्लोबलाइज मतलब ये अभी हम लोग यहाँ पे लाइन पढ़ चुके हैं कि विश्व का विशालतय भवन है। तो देखो, इसकी विशालता हमको देखने से, हम लोग सिर्फ एक छोटा सा फोटो देख रहे हैं, बट स्टिल हमको आइडिया आ रही है कि वो उम्मेद भवन दिखने में कैसा है, राइट। तो ये एक थिंग है उम्मेद भवन के बारे में। सो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे गार्डन्स वगैरह, यहाँ पे घोड़े वगैरह दिख रहे हैं, मतलब लिटरली एक राजशाही रॉयल जो स्टेटस हम लोग बोलते हैं, उस राजशाही थाट में ये दिख रहा है उम्मेद भवन। तो उसके बारे में और थोड़ी जानकारी क्या बोल रही है वो हम लोग देखेंगे। तो महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहते हैं। सो देखो, छतीर झील के पास, यानी उसके पास एक छतीर झील है, छितर झील, सॉरी।
जिले उसके पास होने से इसे छत्तीस भवर भी कहा जाता है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। तो देखो फोटो देख के हमें पता चल रहा है कि इसको 20 साल लगे हुए बनाने के लिए। तो देखो ताजमहल भी हम लोगों ने सुना रहेगा, उसके भी बनाने के लिए 20-21 साल ऐसे कुछ तो लगे। तो उसी के साथ-साथ ये भवन भी बनाने के लिए 20 साल हमें लगे। तो राइट, तो दिस इज़ द थिंग। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह भवन अपने भव्य भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है एवं ऐश्वर्य, विशाल और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। तो देखो ये जो भवन के लिए हम देख रहे हैं कि भवन देखने से ही हमें पता चला कि उसकी विशालता क्या है। उसके साथ-साथ हमें पता चल रहा है कि उसका स्टेटस क्या रहेगा, राइट? तो उसका ऐश्वर्य, एक रॉयल्टी पहले देख के हमें पता चला कि दैट इज़ द रॉयल थिंग, राइट? तो इस प्रकार का हमें पता चल रहा है, राइट? डोंट वरी, अगर किसी को सुनाई वगैरह नहीं दे रहा है तो हम वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो वो लिंक एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 333 कमरे को होटल के रूम में परिवर्तित किया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का 1 कप एक व्यक्ति को, मतलब एक पर्यटक के लिए कम से कम ₹1000 खर्ची कोई खर्ची है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो देखो उन्होंने क्या बताया, जो द्वारपाल पे लोग हैं, द्वारपाल के लोग ने उन्होंने ये कहा कि ये जो भवन है, ये जो भवन विशालकाय भवन है, उस विशालकाय भवन के कुछ कमरे यानी कितने 343 कमरे, मतलब 333 कमरे उन्हें होटल के नाम पे दिया है, मतलब होटल उस पे होटल चला रहे हैं और एक पोर्शन में एक साइड में शाही परिवार रहता है, मतलब उस भवन के मालिक लोग वो वहाँ पे रहते हैं और उस होटल में बैठकर चाय या कॉफ़ी का 1 कप पीना यानी ₹1000 खर्ची है। तो उसमें कोई बात नहीं, तो हम भी देख सकते हैं इतना रॉयल है, इतना महँगा है, तो उसमें उतना तो पैसा रहेगा ही। सो आगे देखते हैं भूतल पर एक म्यूज़ियम बना गया है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग जो बोल सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे उसको सॉरी म्यूज़ियम बनाया गया है, जिससे वहाँ के राजाओं की उनकी क्रिया फिर क्रियाकलापों, युद्ध कौशल और अनेकानेक जानकारियों के चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, राइट? तो भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती है, जिससे वह जबरन हटाना पड़ता है क्योंकि हम क्योंकि क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था और गंतव्य था मंडोर गार्डन। ओके, सो देखो उन्होंने बेसिकली इसके बारे में एक जानकारी दी कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, राइट? ये जो हमें भव्य दिख रहा है उज्जैन महल, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, जो बेसिकली जो नीचे का फ्लोर है, वो म्यूजियम करके यूज़ किया जा रहा है। म्यूजियम करके यूज़ करने के बाद उसमें उन राजों के, उज्जैन राजों के, उनके रिलेटिव्स जो भी उनके पिताजी वगैरह है, उनके बच्चे, उनके बारे में अब जानकारी, उनके बारे में हमको पता चले, चित्र-विचित्र, उनके युद्ध कौशल, उन्होंने यूज़ किया हुआ सामग्री, वो सब वहाँ पे है। ओके, तो ऐसा बता रहे थे और उनको इतने सुंदर है कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप खुद से जाके यूट्यूब देख लो। यूट्यूब का जो ट्रैवलर चैनल्स रहता है, उन पे देख के आप देख सकते हो। ये उज्जैन भवन, अभी सिर्फ़ हम जानकारी लेते हैं जितना पार्ट में दिया है उतना। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि देखो उन्होंने एक वर्णन किया था ऐसा कि वो बहुत सुंदर है कि उसे नज़र ज़बरदस्ती हटाना पड़ता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग मंडोर गार्डन के ऊपर। तो यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजस्थानी दैट इज़ मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। तो जो हम लोग बोल रहे हैं मांडवरपुर जो बोल रहे हैं मांडव्यपुर, तो उसका आज का अपभ्रंश रूप मंडोर, यानी अभी हम लोग जो मंडोर करके बोलते हैं, राजस्थान में एक शहर है मंडोर करके, उसको पहले मांडवरपुर ऐसा कहते थे। तो वहाँ पे एक उद्यान है, दैट उद्यान कॉल्ड दैट इज़ मंडोर गार्डन उससे बोलते हैं, उसके नाम से बोलते हैं, राइट? यहाँ बनाया गया भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कला के उत्कृष्ट का एक प्रमाण है। फिर चट्टानों को काट कर, तो यहाँ पे देख सकते हैं चट्टानों को काट-काट कर निर्मित स्टेडियम होना
हां, हॅलो बोला अंकित. अमित. हेलो अमित. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. तो देखो, यहाँ पे देखो, अभी देख रहे कि हम लोग सिर्फ वर्णन वर्णन पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देखते हैं उस पिक्चर के और पे. देखो, रानी के उद्यान के आगे 3 तालाबों की एक इमारत, यहाँ प्रहरी जान पड़ती है. मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हुए. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर, हमारे पास फोटो नहीं, बट स्टिल वी विल लुक एट द मंडोर गार्डन. तो मंडोर गार्डन के पास हम लोग देखते हैं, तो देखो इस प्रकार का मंडोर गार्डन का जो अभी राधा कृष्ण की, हम लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण का जो मंदिर बना है जो है, तो इस प्रकार का हमें दिखता है, ये फोटो है उस प्रकार का आहे. राइट, तो अशा प्रकारचे फोटो आहे. आणि प्लस आपण हे पण बघू शकतो की हे जे फोटोज आहेत ते मंडोर गार्डनचेच आहेत. ऑलराईट, त्याच्यातले अजून तुम्हाला जानकारी आहे ते तुम्ही घेऊ शकता. बट आय एम जस्ट शोविंग यू द सम फोटोज. काही फोटोज तुम्हाला दाखवतो, जेवढं सुंदर ते एक प्लेस आहे. नेक्स्ट लेट मी सी. ऑलराईट, हा बघा, हा एक तुम्हाला परिपूर्ण तुम्हाला एक चांगला हिरवळ असा दिसेल, की मंदिराच्या आजूबाजूला गार्डन आहे छानपैकी आणि प्लस तिथे एक म्हणजे मंदिर जे आहेत. तो अशा प्रकारचा जो मॉडर्न गार्डन आहे तो खूप सुंदर आहे. असं त्यांनी आपण बघू शकतो एक सांगितलेलं आहे. राइट. तो पुढे बघूया काय दिलंय. मार्ग के दोनों तरफ जलाशय बने हुए हैं और आगे उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ की लोकगीत गायक अपने-अपने वादकों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर कर उनकी दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते हैं. तो देखो यहाँ पे हमको नज़र आता है कि एंट्री करते जैसे उस गार्डन में हम लोग एंट्री करते हैं, तो उसके एक छोर पे उसके लोकगीत गायक, मतलब उधर के जो हम लोग बोल सकते हैं स्थायिक लोग हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं और हिंदी या फिर राजस्थानी गीत गाकर वो मनोरंजन करते हैं और उनके बदले वो दक्षिणा की आकांक्षा करते हैं. तो रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी का एक चट्टान पर वहाँ के वीरों और देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई गई है. फिर वहाँ पे दिख रहा है कि वीरों के देवताओं की विशाल मूर्ति है बाईं ओर. फिर बाद में हम लोग देखते हैं चट्टान. चट्टान को काटकर मूर्तियों के दर्शाया गया है. मतलब चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है. वह दृश्य अनुपम है. अनुपम दैट मीन्स कि एक हम लोग मतलब भूल नहीं सकते इस प्रकार का बहुत इस प्रकार का वो दृश्य है. फिर मंडोर गार्डन के दृश्य से अभिमुख हम फिर महरानगढ़ यानी किले, तो दैट इज मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे. जो शहर में अभी देखो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो हम लोग जिसके बारे में देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा कि उन्होंने मंडोर गार्डन जो घूमे थे, तो मंडोर गार्डन का उन्होंने विश्लेषण किया था कि मंडोर गार्डन का कैसा-कैसा है और कौन सी जगह पे क्या-क्या हमें खूबियाँ दिखती है और चट्टानों में का चट्टानों को तराशते हुए बनाए हुए देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, उसके बारे में हमको दिखता है और वो सब चीज़ें हमें मंडोर के गार्डन में दिखता है. तो मंडोर का गार्डन घूमने के बाद हमारे लेखक गई थी मेहरानगढ़ में. तो मेहरानगढ़ कैसा है वो हम लोग देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं. तो देखो जो शहर के मध्य में तो मंडोरगढ़ है, एक जोधपुर शहर के मध्य में 400 फीट ऊँची पहाड़ी पर 20 फुट से लेके 120 फीट ऊँची दीवारों के परकोटे परचोटे से घिरा है. ओके, तो इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा किया गया है और किया गया था. तो उसके परकोटे में जगह-जगह फिर देखते हैं हम लोग बुर्जियाँ बनाई गई है. इस किले में भव्य प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल, फिर फतेहपोल बना है. तो जयपोल तक आने तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में हम लोग फोटो देखते हैं. तो दैट इज़ हियर वी हैव जस्ट होल्ड ऑन. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. स्क्रीन शेयर ये हो गया ना. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ मोहरनगढ़. तो हम लोग मोहरनगढ़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं. ओके, तो दैट इज़ तो देखो, ये जो हमें जो किला दिख रहा है ना, राइट? यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है आपको. हेलो? हा आपण एक फोटो Yes, बघतोय बघा. येस, yes, एक्झॅक्टली. yes, sir. हा जो फोटो आपण बघतोय ना, राइट? तोच फोटोबद्दल आपले लेखक बोलतात ते, राइट? दॅट इज कॉल्ड त्याचं नाव आहे मेहरानगड. तो मेहरानगडचा फोटो आपण बघतो, की बघा मेहरानगडचा फोटो जर आपण व्यवस्थित बघितला शहराच्या मध्यभागी आहे. ओके, हा शहराच्या मध्यभागी असून ह्याच्यात 20 फूट पासून 120 फूट लांबच्या आपल्याला भिंती दिसतात आणि प्लस
जर भिंतीकडे आपण व्यवस्थित बघितलं, तर आपल्याला ह्याच्यावरती डिझाईन्स वगैरे हे सगळं काही गोष्टी दिसतात. दॅट इज तेच ते एक्सप्लेन करतात आहे, की हे किती सुंदर आहे ते बघितल्यावरच आपल्याला वाटतं, की दॅट इज समथिंग काहीतरी वेगळंच आणि एकदम अतिशय सुंदर असं आपल्याला कळतंय. राइट? सो आपण बघूया अजून ते लेखक काय बोलतात ते. तो तिथे एक 3 हे आहेत, द्वार आहेत. ओके. ते 3 रस्ते आहेत. ते 3 रस्ते एक पहिला रस्ता आहे तो जयपोल, दूसरा है लोहपोल, देन वी हैव फतेहपोल. तो जयपोल तक आते-आते ही शहर नीचे रह जाता है, आगे बढ़ते रह जाता है। हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं और फिर दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चाँदनी में शहर का भव्य और मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावी दिखता है। तो देखो ऑब्वियसली ये इतना ऊँचा है कि शहर के बीचों-बीच और प्लस वो इतना हाईट होने के कारण जब भी हम उस ऊपर से मतलब जेव्हा आपण वरतून आपण शहराला बघतो, तर शहरामध्ये खाली रेगिस्तान जसं आपल्याला माहिती आहे आता सध्या राजस्थानमधलं आपण बोलतोय, तर रेगिस्तानची चमक, सोनेरी चमक प्लस आपला संध्याकाळची जी मिठास, संध्याकाळचा आपण बोलतो जो उजेड, तो एक मिळून शहर आहे काहीतरी एकदम स्वर्ग टाइप किंवा एक अतिशय सुंदर असं दिसतं. तो या प्रवेशद्वारा जोधाजी राव ने विभिन्न वंशजों दवार विजय ओके दवार विजय के प्रतीक रूप में बनाए गए हैं. तो प्रवेशद्वार हे जे बेसिकली त्यांनी बनवलंय ते वेगवेगळ्या आपण बोलू शकतो वंशजांच्या एक विजय प्रतीक म्हणून त्यांनी द्वार बनाए गए हैं. तो दीवारों की दीवारों पर जोहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बनाए हैं. तो ये आपको फोटो दिखाया जाएगा बाद में. तो इसके बारे में ये जो हम लोग गिन रहे हैं. तो आगे देखते हैं. दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे मोती महल, फूल महल, शील महल, दौलता खान, फतेह महल और रानी सागर आदि. तो देखो वो जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर देखोगे तो हमें कई महल दिखते हैं. तो महल म्हणजे आपण भव्य बेसिकली मोठे घर किंवा महल ज्याला आपण म्हणतो ते आतमध्ये बघितलं तर आपल्याला खूप महल दिसतात. सो कई कई बैठक खाना तो कई दीवान खास तो दीवाने खास ओके दीवाने आम तो दीवान है तो कई कला की प्रदर्शन हेतु पेंटिंग एवं दरिया के हम लोग देखते हैं हाँ, प्रदर्शित की गई है. तो कहीं पे हमें दिख रहा है कि दीवान खान है, कहीं पे हमें दिख रहा है दीवान-ए खास है और कहीं हम लोग देख रहे हैं कि पेंटिंग्स वगैरह दिखा है. मतलब वहाँ पे भी एक म्यूज़ियम टाइप हमको चित्र वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे भी म्यूज़ियम टाइप बनाया गया है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग या फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग या फिर जहाँ पे वहाँ पे जिन्होंने राज्य किया, उनके बारे में जानकारी देता है. तो उसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पे स्थित जसवंतगढ़ा नाम के विख्यात स्मारक देखने चल पड़े. तो ये देखो जसवंत खड़ा ये जो नाम है ये एक जसवंत राजा उनके नाम पे बनाया गया एक स्मारक है, ये विश्वास स्मारक है. तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं. सो प्रवेश द्वार पे एक ओर महादेव का मंदिर और दूसरी ओर देव सरोवर. तो देखो यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेजेडी है कि वो ये जो जगह है जसवंत खड़ा और जो हमारा महल राइट तो दैट इज हम लोग देख पा रहे हैं जस्ट होल्ड ऑन मेहरानगढ़ तो मेहरानगढ़ और जसवंतगढ़ और मेहरानगढ़ इतना कुछ दूर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अब पहले पिक्चर में हम लोग देखते थे तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना हमें so that this is Jaswant. Okay, just hold on. Sir, voice is not coming. Oh, no problem. Voice will come. Voice will come. Hello, hello. सो देखो यहाँ पे मैं बताया जा रहा हूँ कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो हमें दिख रहा है व्हाइट वाला एक स्मारक हमें जो दिख रहा है तो व्हाइट वाला स्मारक है जसवंत खड़ा. ओके जो जसवंत खड़ा के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये फोटो दिख रहा है देखो एक गढ़ के पास में जसवंत खड़ा दिख रहा है. आगे बढ़ते हैं जसवंत खड़ा जो दिख रहा है इस प्रकार का उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं थोड़ी बहुत. तो जसवंत खड़ा के नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े थे. तो वही प्रवेश द्वार पे एक तो ओर महादेव का मंदिर और दूसरी ओर देव सरोवर. तो यहाँ अनेक पक्षी भांति-भांति की चिड़िया चह-चह कर अपनी प्रसन्नता की हम लोग देखते हैं सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों में प्रदान कर रही थी. तो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अभी देखो हम लोग पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत जगह पे पेड़ वगैरह है, हरियाली है, अच्छा माहौल है. तो वहाँ पे चिड़िया वगैरह है या फिर पक्षी वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हमको दिखते हैं, कि वो ज़्यादा है. तो उनकी जो खिलखिलाती और चलचलाना है,
उसकी ओर से जो पर्यटन है उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उनमें आ जाती है। फिर यहाँ का स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह, जैसे मैंने आपको कहा था कि महाराजा जसवंत सिंह उनका उनकी स्मृति के लिए बनाया गया था, उनकी स्मृति के लिए। फिर जोधपुर के इन सभी स्थलों का चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों को सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट फिर अस्तांचलित हो गया था। फिर फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे उन लोग जैसे-जैसे वो शहर घूमते गए, जैसे-जैसे शहर घूमते गए और जैसे-जैसे स्थान वो चेंज करते रहे, वहाँ पे उनको हमारे जो इंडियंस है, हमारे भारतीय लोगों की जो कला, फिर स्थापत्य कला, मूर्ति कला और अपने जो लोकगीत, संगीत, इनको जानकर उनको एक अच्छा लगा और सम्मान भी आ गया था उनके दिन में। वैसे हम सबको आता है, तो वो देख के लेकिन वो जो फीलिंग रहती है, वो अलग फीलिंग रहती है। दैट इज़ द थिंग वो उन्होंने कहा था। तो उन्हें नमन करने का मन था। तो उसके बाद वो जब भी जसवंत थड़ा देखने के बाद जो हम लोग देख रहे थे ऑलरेडी कि सूर्यास्त हो रहा था। तो सूर्यास्त होने के बाद वे अपने-अपने जगह पे विश्राम स्थल पे पहुँच गए थे। ऑलराइट? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोधपुर से जैसलमेर की रात्रि की गाड़ी थी। ओके? फिर जोधपुर से जैसलमेर एक्सप्रेस का तत्काल का आरक्षण करा गया और हम चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ ना गवाए हम व्यर्थ ना गवाए तो हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी देर में होटल में स्वागत कक्ष में हम लोग आसन किए। राइट, तो फिर आसीन हुए थे। फिर उसने देखा कि उन्होंने जर्नी बताई कि वो अभी जोधपुर से वो जैसलमेर आ गए थे। ओके, तो जोधपुर से जैसलमेर, अभी जैसलमेर में क्या-क्या है, क्या-क्या जगह है वो हम लोग देखते हैं। तो एक कक्ष में हमारा सामान पहुँचा कर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी परिचित अतिथि का। तो देखो मतलब उन्होंने बताया कि वो होटल से उनको एक गाइडेंस हो गया था, जो होटल से उनको गाइडेंस आई थी आप जोधपुर में किस-किस जगह कैसे-कैसे हम लोग घूम सकते हैं, राइट? तो आगे देखते हैं कि थोड़ी देर की बाद यह नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई थी। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने एवं पट्टवा की हवेलियाँ, तो पटवा की हवेलियाँ वो देखने गए थे। तो दैट इज़ 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए ये हवेलियाँ का निर्माण किया था। तो देखो पटवा की हवेलियाँ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, तो पटवा की हवेलियाँ आपको हम उसका फ़ोटो बाद में दिखाया जाएगा। तो पटवा की हवेलियाँ ऐसा बना गया है कि 18वीं सदी में शहर के जो व्यापारी थे, शहर के व्यापारी सेठ पटवा, मतलब पटवा एक सेठ थे, तो उन्होंने क्या किया था अपने 5 पुत्रों के लिए हवेलियाँ बनाए थे, जिनको कहा गया है पटवाल की हवेलियाँ। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक और हम लोग देखते हैं वास्तुशिल्प का अनुभव नमूना है। तो उनके देखते हैं इनकी छतों बहुत ही खूबसूरत पत्थर से खंभों यानी स्तंभों पर खड़ी है, राइट? सो आगे देखते हैं हवेलियों पर पत्थर से बनी हवेलियों का काम कई पारदर्शक झरोनों ना दैट इज झरोखे, फिर सोने के कमल से कई गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों का आश्चर्यचकित कर देता है। तो यहाँ पे हमको पता है जो कलाकृति की गई है और जो भी वहाँ पे जो भी सुंदरता और जो भी सजावट के लिए जो भी काम हुआ है, तो वो हमें दिखता है कि एक अच्छे खासे मतलब रंगे-बिरंगे पत्थर, राइट? देखो यहाँ पे खूबसूरत पत्थर उसके साथ काँच का काम, फिर बाद में हम लोग देखते हैं पास से झरोखे, फिर सोने की कलम, तो सोने का भी वहाँ पे यूज़ किया गया कि सोने की कलम से की गई चित्रकारिता देखो। तो मतलब यहाँ पे उसके भी बारे में हो तो वो कितना भव्य और कितना वो भी रॉयल एक स्टेट पे वो भी बताया जा रहा है। तो सीपी और काँच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित किया जाता है। धान्य में धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क से यह करिश्मा किया गया। तो वो एक चित्र है तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो लेट्स सी गो फॉर दैट। दैट इज़ पटवाल की हवेली, राइट? तो पटवाल की हवेली कैसा हम लोग देखते हैं। ओके, so that is पटवाल।
पटवाल की हवेली हम लोग देख लेते हैं, पटवान, ओके। तो पटवान की हवेली, ओके, ओके। तो पटवान की हवेली के बारे में ओके, देखो हम लोग भूल भुलैया वगैरह पिक्चर देखा रहेगा तो उसमें हमको दिखाया गया रहेगा। इस प्रकार का एक हवेली हमें दिखती है, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ दैट पटवाल की हवेली। तो देखो, तो ये है इस प्रकार का। तो यहाँ पे जो यहाँ के अंदर, ये इस पटवाल की हवेली के अंदर आप देखोगे तो एक काँच का वगैरह हमको डिज़ाइन दिखेगा, प्लस यहाँ के जो छत है, वो छत को हम लोग देखेंगे, ये छोटे-छोटे छत को, इस पोर्शन को, तो वहाँ पे पत्थर वगैरह, रंगे-बिरंगे पत्थर वगैरह यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ द थिंग। तो वो कहते हैं कि धन्य है वो चित्रकार, धन्य है वो शिल्पकार, जिनके हाथ में और मस्तिष्क में यह एक करिश्मा बनाया गया है। सो आगे देखते हैं, आज के सम आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है, ओके, तो सम एक ग्राम है, जो होटल से 12-13 और 11-12 किलोमीटर दूर रेत के चादर पर बसा है। इस समग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कोई रास्ते रेगिस्तान जहाज ऊँट अपनी सवारियों को प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखो उसके बाद जैसे उन्होंने हम लोग बोले पटवाल की हवेली वो जैसे घूमे, उसके बाद वो जा रहे थे सम के कार्यक्रम में। सम में क्या है? सम ये एक ग्राम है और राजस्थान में, जो उनके होटल से जहाँ पे वो रुके थे, उस होटल से 12-13 किलोमीटर और 11-12 किलोमीटर दूर था, जो रेगिस्तान के चादर पे था, और उस जगह पे पहुँचना मतलब कोई भी गाड़ी वहाँ पे आती नहीं थी। तो वहाँ से लेके मतलब एक स्पॉट पे आने के बाद उनको रेगिस्तानी जहाज यानी ऊँट की सवारी करके वहाँ पे जाना पड़ता था। तो हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी थी, उत्सुकता भी। तो देखो एक फर्स्ट टाइम वो अगर हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं या फिर ऊँट की सवारी करते रहे या फिर फर्स्ट टाइम हम लोग कोई भी नई चीज़ करते रहेंगे तो प्रसन्नता तो रहती है और डर भी रहता है और उत्सुकता भी रहती है। तो वही एक वर्णन यहाँ पे दिखता है। सो आगे बढ़ते हैं, हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। सो ऊँट की सवारी का यह पहला अनुभव था। सो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ऊँट की कतारें थी कतार, कतार कतार मीन्स लाइन ही लाइन, ऊँट की लाइन ही लाइन, सभी पर नर, नीर और बाल वृद्ध सवेरे थे। फिर बाद में शायद सभी की हृदय गति वैसे भी धड़क रही थी जैसे हमारी। तो देखो मतलब वहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने अगल-बगल में देखा तो उनका ऊँट की लाइन मतलब बहुत सारी लाइनें दिखे, कतार ही कतार दिखे। वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, बड़े आदमी, छोटे आदमी, नर-नीर मतलब लड़का रहो, लड़की रहो, सब लोग वहाँ पे चढ़ के जा रहे थे। तो शायद उन सभी की भी हृदय गति मेरे जैसे ही धड़कती रहेगी, उस प्रकार का लगा। मतलब वो वे सब भी फर्स्ट टाइम हम लोग कह सकते हैं ऊँट की सवारी करते रहेंगे, इस प्रकार का ऐसा उनका मानना था। फिर आगे बढ़ते हम लोग, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। तो कुछ कुछ ऊँट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुँचाकर वापस आ रहे थे, तो यह रेत की मखमली गत्तों जिन पर आपके पंख 5-7 अंगुल नीचे घिसते जाते हैं। तो देखो जिस प्रकार के उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में हमको सबको पता है कि रेगिस्तान में अगर आप पैर रखो तो आप थोड़े दब जाते हो अंदर, तो वही उन्होंने कहा। फिर आगे बढ़ते आगे क्या है, पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारों और देन आगे बढ़ते उन पर रंगी-बिरंगी रंगे-बिरंगे पोशाकों में आसीन पर्यटन शायद अपने गिरने का भय को गिरने का नहीं को खूब दम सिखा बैठती है। फिर देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुँच गए थे। तो देखो मतलब वे कह रहे हैं कि ऊँट को ऐसा इस प्रकार के सजाया गया था कि जिसकी वज़ह से हमारा जो डर था उनसे गिरने का, वो किस प्रकार कम हो जाता है और उसको ही रोकने के लिए शायद से उन्होंने सजाया गया रहेगा। तो इस प्रकार का वो अनुभव उनका बता रहे हैं। तो क्या अद्भुत दृश्य था! बच्चों को बच्चों को खिलने, दूरबीन, फिर बाद में देखते चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट, पकोड़े जैसे अनेक वस्तुएँ लिए विक्रेता चलती-फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। तो देखो हम लोग कहीं भी किसी भी जगह पे पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें ये वाला अनुभव तो आ ही जाता है कि वहाँ पे चिप्स वगैरह, खाना वगैरह या फिर वहाँ का अगर जो लोकल फूड रहेगा तो यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान में मतलब राजस्थान में जो लोकल फूड है वो है जो खाकड़ा चाट और पकोड़े। तो खाकड़ा चाट पकोड़े वहाँ पे मिल रहे थे, तो राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या उन्हें और एक नया एक्सपीरियंस आया था। तो कुछ राजस्थानी कन्याएँ और स्त्रियाँ लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, उनके पर्यटन
अपने कैमरे के बटन ऑन कर हस्ताक्षर बाद भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। तो यहाँ पे हमको पता चला कि हर कोई देखो, वो जो गाना गा रहे थे हम सबको पता है कि दे आर गुड सिंगर, तो वो जो लोकगीत थे वो अच्छे गा रहे थे। तो उनको देख के लोगों का मन प्रसन्न हो रहा था और वो हम अपने अपने कैमरे में वो जो चित्र है वो संगठित करने में जुड़े हुए थे। वो भी उनके जो चित्र है वो संगठित करने में मग्न हुए थे। तो यहाँ तक कि हम आज देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्ती होकर, मतलब तांबू संगम का होकर, जल्द से जल्द दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैद भी कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। तो देखो, मतलब वहां पे हम लोग दृश्य कैसा था कि जो सूरज था वो तांबूस हो चुका था। तांबूस मतलब कलर उसका चेंज हुआ था, कॉपर लाइट कलर हो चुका था। तो वो क्षितिज 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 हम सबको पता है, क्षितिज मीन्स व्हाट, जहाँ पे जमीन और आकाश एक समान ही दिखते हैं, उस जगह पर हम लोग क्षितिज बोलते हैं। तो क्षितिज में वो खो रहा था और उसका जो चित्र, उस दृश्य सभी लोग कैमरा में कैद कर रहे थे। तो वो चित्र इतना सुंदर था कि एक महाकुंभ महाकुंभ हम सबको पता है, कुंभ का मेला हम जिसको बोलते हैं, तो महाकुंभ की याद दिला रहा था। तो इस प्रकार का दृश्य और इस प्रकार का अनुभव लेखक को आ रहा था। तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। और तो किसी को डाउट वगैरह रहेगा तो देखे ना, एंड आप पार्ट पढ़िए और हम लोग बाद में फोटो की तरह बाद में देखेंगे। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज येतोय? येस सर. राईट, गुड. सो आपण इथे थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर आपण नंतर पाहूया. ठीक आहे, ओके, गुड. ओके, हेलो, ओके. ऑलराइट. बाय बाय हाँ आता. सर. ऑलराइट, ओके. यू कॅन रिमूव्ह युअर सेल्फ. तर तुम्ही एंड करा, आपण नंतर भेटूया.